हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का राज्य प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 7 2025 सेट नंबर 822 CB। खंड अ में है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है तो उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। तो पहली संख्या, इसमें दो संख्या ए और बी है तो पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी संख्या बी हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए गुणे बी बराबर HCF 5 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 200, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुणे 200, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो पहले का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो 4√3, इसमें 4 तो पूर्णांक है लेकिन √3 इसमें जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को कभी जब भी हम गुणा करते हैं तो हमेशा जो आंसर होता है वो अपरिमेय होता है। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो HCF क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें पहली संख्या 20 हो जाएगी, दूसरी संख्या 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 20 गुणे 25 बटे एलसीएम दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो इसका HCF निकल जाएगा 5। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 में दिया है कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान क्या होगा। तो इसमें जो समीकरण दिया हुआ है ये है 1/x² + 6 बराबर 1/10। अब इसमें हम 10 को लाएंगे बाएं साइड और x² + 6 को लाते हैं दाएं साइड। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, x² + 6 को 1 से गुणा करेंगे तो होगा x² + 6। अब हमको इसमें x का मान निकालना है तो 6 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो आप लिख लेंगे 10 - 6 बराबर x²। 10 में 6 घटाएंगे बचेगा 4 बराबर x²। अब जब इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर तो इधर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस हम लगाएंगे, तो आप लिख लेंगे तो प्लस माइनस √4 बराबर x। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर हो तो बताना है कि इसमें c का मान क्या होगा। तो जो भी समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लिखा होता है x² + bx और +c बराबर 0 के रूप में। तो ये जो समीकरण दिया अगर इसकी तुलना हम करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2x² - 8x और +c बराबर 0। तो इसमें a बराबर होगा 2, b बराबर हो जाएगा -8 और c बराबर c है। तो जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो उसका विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि d बराबर 0 होगा। और जो d होता है ये बराबर होता है b² - 4ac के। तो आप लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। b बराबर है -8, तो आप लिखेंगे -8 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a है 2 और c की जगह c लिखेंगे बराबर में 0, -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8c बराबर 0। अब इस 64 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो प्लस होते हो जाएगा माइनस, यहाँ 8c का चिन्ह माइनस होता है, भी लेंगे -8c, साइड चेंज करें तो हो जाएगा माइनस का 64, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो c बराबर होगा 64/8 और 8 से 64 कटेगा 8 बार में, तो c का मान निकल जाएगा 8। तो पांचवे का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5a का 1 0 1 2 है तो a का मान क्या होगा। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद है, तो इसको जब हल करते हैं तो द्विघात बहुपद दिया रहा है तो हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, कोई भी 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 आंसर आता है तो वही जो होते हैं इसके शून्यक होते हैं। तो अगर इस x के मान को अगर हम इसमें रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, इसका मतलब कि इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। तो इसमें शून्यक 2 दिया हुआ है तो हम x बराबर 2 रख देंगे इसमें और बराबर में 0 लिखते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग इसी तरह हल करेंगे।
तो इसमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। और जब x बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पर तब लिख लेंगे, यहाँ इसका शून्य 2 दिया हुआ है, यानी कि x बराबर 2 रखेंगे तो P2 बराबर हम यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ x जगह 2 हो जाएगा। अब जब यहाँ x 2 रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे x का मान लिखेंगे 2 और प्लस 5 है बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 और प्लस 5 है बराबर 0। यहाँ 4 माइनस 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 2, माइनस 2 बराबर माइनस 2 प्लस 5 है बराबर 0। यहाँ माइनस 2 होगा प्लस 5 है बराबर 0। माइनस 2 को ले जाते हैं दाएं साइड प्लस हो जाएगा तो 5 ए बराबर हो गया 2। 5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा तो ए का मान हो जाएगा 2/5। तो छठवें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या है। तो इसका हमको शून्य निकालना है, मतलब इसका गुणनखंड करना है और x का मान निकालना है। तो इसमें बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको मान लेते हैं px। पहले इसका करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए 6 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब बीच वाले पद को हम इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने में 5 हो जाए और गुणा करने पर 6 हो जाए। तो 3 2 5 होता है और 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 5x है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। जोड़ने पे 5 हो रहा है, यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ 3 और 2 जोड़ने 5 हो रहा है तो 3x प्लस 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ लिख लेंगे 6। अब अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, 2 3 6 तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब दोनों को हम लोग 0 के बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 3 हो जाएगा या x बराबर होगा 2। तो x का 2 आंसर होगा 3 और 2। तो इसमें 7वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हम लोग का x अक्ष होता है, ये y हो जाएगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये हो जाएगा उनका मूल बिंदु। तो इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो ये प्लस में होता है, ये वाला सब माइनस में होता है, फिर y प्लस में होता है ऊपर में और इसमें y नीचे होता है माइनस में। तो इसमें लिखा हुआ -5 और 6। तो इसमें दोनों जब भी हम लिखते हैं ये निर्देशांक तो एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। तो इसमें एक्स भी प्लस में है, इस वाले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस है वाई प्लस है तो इसका हो जाएगा चिन्ह प्लस प्लस। दूसरे वाले में ये एक्स हम लोग का एक्स माइनस है, वाई प्लस में है तो हो जाएगा माइनस प्लस। तो यहाँ बिंदु दिया -5, 6 तो एक्स माइनस में है वाई प्लस में है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो 8वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2πr। और इसमें दिया है कि त्रिज्या है a के बराबर, तो हम r के जगह a लिख देंगे तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2πa। अब यहाँ ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ 2πa गुणे थीटा बटे 360, मतलब ये जो हमारा आंसर है ये इसके बी के बराबर है। तो 9वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45, कोण E बराबर 56 तो कोण C बराबर होगा। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हम लोग का हो गया ABC और ये है DEF। इसमें दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो पहले इसका माप लिख लेते हैं, कोण 45 है तो 45 डिग्री हो गया। कोण ई दिया हुआ है 56, यहाँ पर लिख लें हम लोग 56। हमको निकालना है कोण सी, यानी कि ये कोण निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
डी एफ के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसमें कोण ए का संगत डी है, यानी कि कोण ए 45 है तो डी भी 45 होगा, कोण डी भी 45 होगा। उसी तरह बी का संगत होगा ई, तो अगर ई 56 दिया हुआ है तो बी भी 56 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ सी और एफ तो दिया नहीं है, सी का संगत एफ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो 45 और 56 को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए है 45 डिग्री, कोण बी है 56 और प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहाँ पे हम लोग 45 56 को जोड़ देंगे तो 6 5 11 5 4 9 10, 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 101 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें 101 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 माइनस 101 घटाएंगे बचेगा 79, तो कोण सी का माप होगा 79 डिग्री, यानी कि 10वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है कि यदि कॉस ए बराबर 5/13 तो tan ए का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉस होता है ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है, और हमको निकालना है tan ए, और जो tan होता है ये लंब और आधार का अनुपात होता है। तो इसके लिए हमको लंब निकालना होगा, और इसमें आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। तो हमको आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, सॉरी हमको इसमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर हम लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 13 है, आधार 5 है, तो यहाँ पर जाएगा अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 169 में से 25 घटाएंगे बचेगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो लंब निकल गया 12, हमको निकालना है tan ए, तो लंब 12 है और आधार है 5, तो tan ए बराबर हो जाएगा 12/5, तो 11वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा है यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 1, तो cos में 1 जो होता है ये 0 डिग्री का मान होता है, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बराबर cos 0, तब cos से cos कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। अब हमको निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर, अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग tan थीटा का मान 0 लिखा तो 0 लिख लेंगे tan 0, और tan 0 का मान होता है 0, तो 12वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 1/√3 और 1 प्लस, फिर यहाँ भी tan 30 का मान लिखेंगे, तो स्क्वायर में दिया हो तो 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर लिख लेंगे 2/√3 बटे, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, तो अगले स्टेप में यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस 1/3, तो 2/√3। अब यहाँ पे हम एलसीएम 3 लेंगे, इनका एलसीएम 3 होगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3, 3 1 4, तो हो जाएगा 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, √3 गुणा हो जाएगा 4 में, तो यहाँ पे तब लिख लेंगे हम लोग 2/√3 गुणे 3/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पे आए हैं गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/2√3। अब इसमें तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो अंश और हर में हम लोग √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3√3 बटे √3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हम लोग का √3/2, तो 13वें का ये ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन 14 में लिखा यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। हम लोग जानते हैं जो tan होता है ये sin और cos का अनुपात होता है, तो tan अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर हो जाएगा sin अल्फा। तो इसमें sin अल्फा तो sin अल्फा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया हम लोग का 1 बटे cos अल्फा बराबर यहाँ हो गया 1। अब इस cos को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 बराबर हो गया cos अल्फा। और 1 जो होता है ये cos में ये cos 0 डिग्री का मान होता है, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग cos अल्फा बराबर cos 0। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0। तो 14वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा इसमें लिखेंगे हम लोग 60, तो 60 बटे यहाँ हो जाएगा 360 गुणे आंसर हमको पाई के पद में लिखना है, तो पाई की जगह पाई लिख लेंगे और आर है 6, तो आर स्क्वायर है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा पाई बटे 6 गुणे 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 36, 6 से 36 कट गया 6 बार में, तो 6 से पाई में गुणा करेंगे 6 पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा कि यदि ए भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घन है और दोनों को एक साथ मिला करके रखा गया है, इस तरह मिला करके रख दिया गया, तो ये बन गया घनाभ। और इसमें इसके जो फलक हैं यानी कि भुजा की लंबाई ए दिया हुआ है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो गया, चौड़ाई भी होगा ए और ऊंचाई भी हो जाएगा ए। तो अब ये तो घनाभ बन रहा है। अब हमको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई होगा ए प्लस ए यानी कि 2a। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब हम लोग लंबाई बराबर ए प्लस ए, ये हो गया 2a। चौड़ाई होगा, चौड़ाई ए है ऊंचाई भी है, तो चौड़ाई हो जाएगा ए और ऊंचाई ये भी हो गया ए के बराबर। तो घन का हमको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन नहीं सॉरी घनाभ है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल है लंबाई, बी है चौड़ाई और एच है ऊंचाई। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो 2 गुणे लंबाई है 2a के बराबर, तो हो जाएगा 2a गुणे चौड़ाई है a, फिर प्लस चौड़ाई a है, ऊंचाई a है, फिर प्लस ऊंचाई a है और लंबाई 2a है। तो 2 गुणे 2a और a को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, a और a को गुणा करेंगे a स्क्वायर, फिर a और 2a गुणा करेंगे 2a स्क्वायर। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 2 1 3 2 5, ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो 5 दूनी 10a स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो 16वें का हम लोग का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल, इसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। बारंबारता है ये है 4 5 4 7। तो जब भी हम माध्य निकालते हैं तो बारंबारता को सूचित करते हैं एफ आई से, फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसमें मध्यमान या वर्ग चिन्ह जिसको सूचित करते हैं हम लोग एक्स आई से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से भाग देंगे 10 को तो हो जाएगा 5। सीधा 10 भी जोड़ेंगे तो 30 होगा और 30 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। अब इस तरह हम बार बार जोड़ते निकालते जाएंगे और लिख देंगे आंसर। या दूसरा तरीका है, हम पहले क्या करते हैं एक का निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, फिर हम चेक कर लेते हैं कि सबका अंतर बराबर है कि नहीं, सब में 10 10 का अंतर है
तो एक का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और सब में जो अंतर है उसको जोड़ते जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ देंगे 25 और 25 में 10 जोड़ देंगे 35। इसके बाद फिर हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। तो उसके लिए ये जो बारंबारता है मध्य जो वर्ग चिन्ह है इन दोनों को गुणा करते हैं। 4 5 से गुणा देंगे 4 5 20, 5 15 से 15 5 75, 25 में 4 से 25 चौके 100। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे 35 में 7 से, तो ये हो जाएगा 245। अब इसके बाद हम इसको बारंबारता को जोड़ेंगे। तो जब बारंबारता को जोड़ते हैं तो इसको हम सूचित करते हैं सिग्मा एफ आई से। तो 5 4 9, 4 13 और 7 20 हो गया। उसके बाद फिर एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ते हैं तो हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 440। ठीक है, अब माध्य निकालने हम लोग। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स है 440 और सिग्मा एफ आई है 20, 0 से 0 कट गया, 244 कटेगा 22 बार में, तो माध्य निकल जाएगा 22। तो 17वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसके बाद दिया हुआ बारंबारता ये है 4, 6, 10, 6 और 4। तो इसमें जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं एफ से। फिर हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं हम लोग सी एफ से। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले बारंबारता का जो पहला संख्या होता है उसको लिख लेते हैं। फिर 4 में अगला जोड़ेंगे, 4 और 6 हो जाएगा 10, फिर 10 में 10 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 26 में 4 जोड़ देंगे 30। अब इसके बाद जब भी माध्यिका निकालते हैं तो जो बारंबारता दिया रहता है उसको हम जोड़ते हैं और इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एन से। इसको जोड़ेंगे तो ये भी अगर यहाँ 30 आ रहा है तो इसको जोड़ने पर 30 के बराबर आना चाहिए। तो 6 4 10, 10 20, 26 4 30। इसके बाद हम लोग निकालते हैं एन बटे 2। तो एन 30 है तो हो जाएगा 30 बटे 2, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो एन बटे 2 का मान निकल गया 15। अब इस 15 को हम लोग सी एफ में चेक करेंगे और हम लोग ऐसा मान लेंगे जो 15 से ज़्यादा हो ठीक पहले आता हो। तो 15 से ज़्यादा में ठीक पहले वाला मान ही हम लोग का 20 है। तो ये हम लोग का हो जाएगा माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो इसमें माध्यिका वर्ग में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यही हम लोग का होगा इसमें माध्यिका वर्ग। तो 10 से 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो 18वें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर, जिसमें एक साल में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं टोटल। ठीक है, और एक दिन होता है एक्स्ट्रा जब 365 होगा, और जब अधिवर्ष होगा लीप ईयर होगा तो इससे 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें लीप अधिवर्ष में हो जाएगा कुल दिन 366। तो इसमें इसको तो लिख सकते हैं 366 दिन को 52 गुणे 7 और प्लस 2, 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 2 दिन इसमें हमको बताना है किसी अधिवर्ष में 53वां रविवार, यहाँ तक तो 52 रविवार हो जाएगा। अब बाकी जो 2 दिन बचेंगे इसी में कोई ना कोई दिन होगा रविवार। तो इन 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है, या तो पहले रविवार आए, ठीक है, या सोमवार हो। पहला दिन रविवार हो दूसरा दिन सोमवार हो, या पहला दिन सोमवार हो दूसरा दिन मंगलवार हो, या पहला दिन मंगलवार हो या दूसरा दिन बुधवार हो। उसी तरह या तो पहला दिन बुधवार हो या अगला दिन गुरुवार हो बृहस्पतिवार, या अगला दिन पहला दिन गुरुवार हो, ठीक है, अगला दिन शुक्रवार हो, या पहला दिन शुक्रवार हो और अंतिम वाला दिन शनिवार हो। पहला दिन होगा इसमें शनिवार या हो सकता है रविवार। तो इसमें कुल संभावनाएं 7 हो जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और रविवार कितनी बार हो सकता है, 1 और 2। तो जब हम इसमें निकालेंगे 53वां रविवार होने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला था प्रायिकता का अनुकूल परिणाम,
तो कुल इसमें अनुकूल दो बार रविवार आ रहे हैं तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 7 है तो हो जाएगा 2/7। तो 19वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो कोई भी घटना अगर निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो 20वें का बी ऑप्शन सही है। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। पहले में लिखा सभी खंड कीजिए, ये में सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी हम अपरिमेय संख्या को, अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना तो सबसे पहले इसको हम परिमेय मानते हैं। तो हल में लिख लेंगे, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिख लेंगे 4 - 3√2 बराबर a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य संख्या कहते हैं जिनका HCF 1 होता है और इसमें जो हर होता है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अपरिमेय संख्या रहता है उसको रखते हैं बाएं साइड, लेकिन इसमें तो ये अपरिमेय संख्या है, -3√2, ये तो माइनस में दिया हुआ है, तो इसको अगर प्लस में करना है तो इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड और a/b को लाते हैं हम लोग बाएं साइड। अगर ये प्लस में रहता तब इसको यहीं रखते हैं, 4 को लाते हैं दाएं साइड, लेकिन ये तो माइनस में है, इसका चिन्ह हम प्लस में करेंगे और इसको ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड और a/b को लाते हैं बाएं साइड। तो हो जाएगा a-4 - a/b बराबर 3√2। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम b होगा, b से 4 में गुणा हो जाएगा, ये होगा 4b - a/b बराबर 3√2। अब इसमें जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, इसको रखते हैं हम लोग दाएं साइड और 3 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड। तो 3 नीचे हर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3b। तो 4b - a/3b बराबर √2। तो यानी कि √2 बराबर हो गया 4b - a/3b। अब यहाँ पे a और b पूर्णांक है, 3 और 4 भी पूर्णांक है इसमें। तो जब ये पूर्णांक है तो ये p/q के रूप में लिखा हुआ, यानी कि ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस से बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि जो हमने माना है ये गलत है। तो हम लिखेंगे स्टेप में कि यह जो हमने माना है ये हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह जो होगा 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a, b 3 तथा 4 पूर्णांक है, इसलिए 4b - a/3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकते। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे कि यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लास्ट में आंसर में, अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बी में दिया हो कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y²। या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या मूल बिंदु को मानेंगे हम लोग
इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, उसको हल करेंगे। या तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र था √x² + y²। तो ये x है, ये y है, तो यहाँ पर हो जाएगा तब √x जगह लिख लेंगे 36, तो 36 का स्क्वायर हो गया, y 15 है, 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो ये होगा 1521 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 39। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन सी है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का रेखाखंड है ए बी और ए का निर्देशांक -1,7 है और बी का निर्देशांक है 4,-3। ये मान लेते हैं बी का निर्देशांक, इसको मान लेते हैं ए का निर्देशांक, और इसके बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक है x, y और ये बिंदु इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे और इस बिंदु को मान लेंगे x1 y1, इस बिंदु को मानेंगे x2 y2 और ये हम लोग का हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होता है x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह y वाले में m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे मान रख देते हैं हम लोग, m1 2 है तो m1 की जगह 2 लिखेंगे, गुणे x2 है 4, यहाँ हो गया 4, फिर प्लस m2 है 3, गुणे x1 है -1 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, फिर कॉमा m1 की जगह 2 लिखेंगे, y2 है -3, तो ब्रैकेट में हो गया -3, फिर प्लस m2 की जगह 3 होगा और y1 है 7 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और 2, 4 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 और -1 से गुणा करेंगे तो -3 बटे 3 2 5, कॉमा 2 में -3 से गुणा करेंगे -6 और 3 में 7 से गुणा करेंगे 3 7 21 बटे 5। अब यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, तो हो जाएगा 5 बटे 5, कॉमा -6 प्लस 21 घटाएंगे बचेगा प्लस का 15 बटे 5। 5 से 5 कटेगा एक बार में और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,3। क्वेश्चन डी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² बराबर sec² है। तो ये हम लोग का LHS है और ये हमको RHS बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें LHS बराबर 1 + tan² है। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो tan होता है ये साइन और कॉस का अनुपात होता है, तो 1 + tan² को लिख सकते हैं हम लोग sin² A बटे cos² है। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा cos² A, cos² से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos² A और प्लस sin² A बटे नीचे हो गया cos² A। और हम जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ cos² A प्लस sin² A, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 बटे हम लोग लिख लेंगे cos² A और 1 बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो यहाँ पे 1 बटे cos² है तो हो जाएगा हम लोग का sec² है और ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है, तो बराबर लिख लेंगे हम लोग RHS और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन में लिखा कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है और एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो यह अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु है। तो इसकी कुल लंबाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेमी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 3.5 हो तो ये भी 3.5 हो जाएगा, ये भी तो त्रिज्या ही होगा। तो हमको निकालना होगा इसमें इस शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम पूरी ऊंचाई में से 3.5 को माइनस कर देंगे, तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी
1505 में से 305 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल में त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते हैं स्मॉल h। तो 15.5 में से हम 3.5 को घटा देंगे तो निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इस पूरे ठोस का आयतन। तो इसमें दो ठोस है, एक है अर्धगोला और दूसरा है शंकु। तो इसमें हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग खिलौने का संपूर्ण आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से हम लोग या तो यहाँ मान रखेंगे, अगर मान रख के गुणा करेंगे तो ज़्यादा गुणा करने में टाइम लगेगा। तो सबसे आसान तरीका पहले हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, उसको कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हल करेंगे। तो इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2 और आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकल गया तो बच गया यहाँ आर। 1/3 यहाँ पाई है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा एच। अब यहाँ मान रखते हैं हम लोग। तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो इसमें त्रिज्या है 3.5, तो हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर गुणे 2r। तो 2 गुणे 3.5 और प्लस ऊंचाई है 12। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7 3.5 का होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 3.5 गुणे 3.5 फिर गुणे 2 में 3.5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7 + 12। 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार में। अब हम लोग गुणा करेंगे इसमें 22 0.5 और 3.5 को, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 38.5/3 गुणे 12 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 19। अब 38.5 में 19 से गुणा करेंगे तो आएगा 731.5/3। इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243.83। आयतन निकाल रहे हैं तो लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन एफ में लिखा कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ये दिया हुआ परिवार माप, यह परिवारों की संख्या, हमको निकालना है इसका बहुलक। तो पहले इसमें ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। इसके बाद दिया हुआ है ये बहुलक है ये दिया हुआ है बारंबारता 7, 8, 2, 2 और 1। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी बहुलक निकालते हैं तो हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा जो बारंबारता है उसका मान सबसे अधिक है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक इसमें बारंबारता 8 है, तो ये हम लोग का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग हम लिख लेंगे यहाँ पे, बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। तो इसमें जो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है ये हम लोग का होता है F1 के बराबर। तो 1 के पहले 0 आता है तो इसके पहले वाला हो जाएगा F0। 1 के बाद 2 आता है तो ये हम लोग का हो जाएगा F2। इसके बाद फॉर्मूला में H भी होता है, तो H जो होता है ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर 2 है तो H बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले L होता है बहुलक वर्ग में जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसमें 3 से 5 है तो ये निम्न सीमा है, तो L बराबर 3 हो जाएगा। F0 बराबर लिखेंगे 7, F1 बराबर लिखेंगे हम लोग 8, F2 बराबर 2 होगा। और H जो होता है वर्ग अंतराल के बीच में जो
उच्च सीमा निम्न सीमा के बीच का अंतर ये है 2 के बराबर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H, ये होता है फॉर्मूला। तो L बराबर 3 है, फिर प्लस F1 है 8 और F0 है 7 बटे 2F1, तो 2 गुणे 8 माइनस F0 7 और F2 हम लोग का 2 गुणे H है 2, तो 3 प्लस 8 में 7 घटाएंगे बचेगा 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस का 9 हो जाएगा और गुणे 2, तो 3 प्लस 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ हो गया 3 प्लस 2 बटे 7। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 7 से 2 में भाग दे देंगे, तो 3 प्लस जब 7 से 2 में भाग देंगे तो ये होगा 0.2857। अब इसको हम जोड़ देंगे तो इसको हम लिखेंगे 3.2857। अब यहाँ पे बुक में जो आंसर दिया हुआ है ये दशमलव में 3 अंक का तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 है, जब 7 को हटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो आंसर होगा 3.286। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो पहले बहुपद लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसका निकालना है शून्य, तो इसके लिए करना होगा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12x²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर माइनस का x हो जाए, गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 4 3 12 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, तो हम लिख लेंगे 3x², यहाँ माइनस है, 4 में से 3 घटाने पर 1 आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 4, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का 4। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में तो x कॉमन है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो हम एक कॉमन लेते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 यहाँ भी, 3x माइनस 4 यहाँ भी, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। अब x का मान निकालना है तो दोनों को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे, तो आप लिख लेंगे हम लोग पुनः 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। अगले स्टेप में लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 4 को जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3x बराबर हो गया 4, तो x बराबर 4/3। उसी तरह प्लस 1 को जाएंगे दाएं साइड तो x बराबर हो गया -1। तो इसके 2 शून्य निकल गए, इस वाले शून्य को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। तो अब हमको इसमें निकालना है, पहले यहाँ पर दिया हुआ गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है इसका माइनस का b/a। अब अगर कोई भी बहुपद दिया रहता है, ये लिखा होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप में, द्विघात बहुपद। तो जब इसमें हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये होता है माइनस b/a, और जब इसका गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ हम लोग को शून्यकों का योगफल निकालना है, तो शून्यकों का योगफल है इसमें, एक है अल्फा एक है बीटा, तो 4/3 और -1 को जोड़ेंगे तो 4/3 प्लस -1 हो गया बराबर माइनस b बराबर है। अब इसमें हम तुलना करते हैं, इसको अगर 3x² माइनस x माइनस 4 से तुलना करेंगे तो a बराबर तो 3 हो जाएगा, b बराबर होगा, x से बगल में कोई संख्या नहीं लिखा है मतलब 1 है, चिन्ह माइनस है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर होगा -4। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर b है, b बराबर -1 है तो ब्रैकेट में -1/a बराबर है 3। अब अगले स्टेप में यहाँ होगा 4/3 प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा 1/3।
अब यहाँ एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो ये आ गया 1/3 बराबर 1/3। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी बटे, तो शून्य का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी है -4 और ये है 3 -4/3। अब यहाँ पे अल्फा है 4/3 और बीटा है -1, तो 4/3 गुणे -1 बराबर -4/3। अब इसको गुणा करेंगे तो ये भी -4/3 हो जाएगा, तो -4/3 बराबर -4/3। क्वेश्चन बी है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसको हम लोग दो चर में भी हल कर सकते हैं और एक चर में भी हल कर सकते हैं। इसको एक चर में हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं, माना पहली संख्या x है। अब यहाँ पे लिखा है दोनों का योगफल 27 है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 10 है और एक है 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 के बराबर हो गया, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल 15 है। तो अगर एक 10 है तो अगला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा। तो उसी तरह दो संख्या का योगफल 27 है, अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा निकालने के लिए 27 में से x घटा देंगे, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 - x। दूसरी संख्या बराबर हो गया 27 - x। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 27 - x, और इन दोनों गुणा करने पर आ रहा है 182। ब्रैकेट हटाएंगे, x से गुणा करेंगे 27 में 27x, फिर x से गुणा करेंगे -x, ये हो जाएगा -x² बराबर 182। अब यहाँ पे x माइनस में है तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का x², यह प्लस 27x, 182 को लाएंगे बाएं साइड तो -182 बराबर 0। अब x² माइनस में है तो इसमें से तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो प्लस x², यहाँ पर होगा -27x और प्लस 182 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा x² - 27x प्लस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए 182 गुणा करेंगे x² में, तो 182 x² हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 27 हो जाए, गुणा करने पर 182 आ जाए। उसके लिए हम 27 का 182 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर ये कटेगा 7 से 13 बार में, फिर 13 से 13 कटेगा एक बार में, तो 2 से 7 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14। अब यहाँ पे 14 और 13 को जोड़ेंगे होगा 27 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। x² हम माइनस लगा लेते हैं, 14 और 13 को जोड़ने पर 27 आया, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 14x प्लस 13x और प्लस 182 बराबर 0। ब्रैकेट हटाएंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, x² - 14x - 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -14। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे माइनस का 13, 13 और 14 गुणा करके 182। जब भी हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे जितना मान आ रहा है यहाँ भी इतना आना चाहिए, तो इसके लिए हम -13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का जगह होगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x - 14 और एक ब्रैकेट में होगा x - 13 बराबर 0। तब यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों का लग 0 के बराबर, तो x - 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। तो -14 को ले जाएंगे दाएं साइड तो x बराबर 14 हो गया, और इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो x बराबर 13। अब यहाँ पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 - x है। इसमें दो आंसर आएगा, जब x बराबर 14, ठीक है, तब दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या है 27 - x, तो इसको लिख सकते हैं 27 - 14, 13 आ गया। और जब x बराबर 13 तो दूसरी संख्या 27 - x है, तो 27 - 13 ये होगा 14। तो हमारा आंसर होगा इसमें
संख्याएं होंगी 13 14 या 14 13। क्वेश्चन सी है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो उसके लिए हम बना लेते हैं फिगर। मान लेते हैं वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पर कोई बिंदु P है और इस पर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो है PQ। हमको बताना है कि जो त्रिज्या OP है इस पर लंब है, 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं इस पर कोई बिंदु दूसरा है, इस स्पर्श रेखा पर बिंदु R है और O से R को हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे चित्र से ये पता चल रहा है कि जो OR है ये OP से बड़ा है। इसमें जो OR होगा ये OP से बड़ा होगा। तो हम लोग ये जो ज्यामिति होता है इसमें थ्योरम है, प्रमेय है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो दूरी सबसे छोटी होती है वही लंब होती है। तो इसमें OR बड़ा है, सबसे छोटा इसमें OP है, दूरी है, तो इसका मतलब OP इस पर होगा लंब। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे माना O वृत्त का केंद्र है तथा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम लोग को सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है OP लंब है PQ पर। रचना में हम लिख लेंगे PQ पर बिंदु R लिया तथा OR को मिलाया। इसमें ये PQ स्पर्श रेखा, इसमें बिंदु R ले रहे हैं, इसमें OR को हम लोग मिला लिया। ये हो गया रचना में। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ, उत्पत्ति। तो सबसे इसमें पहले लिखेंगे बिंदु R वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, इसलिए OR वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा है, इसलिए OR इज ग्रेटर देन OP। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग OP बिंदु O से PQ पर स्थित अन्य बिंदुओं के लिए न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदु से एक रेखा की किसी बिंदु की एक रेखा की सबसे छोटी दूरी रेखा पर लंब होती है, इसलिए OP लंब है PQ पर। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन डी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो मान लेते हैं इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग DEF, DE और F। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे, गिवन में दिया है त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज PQR है, ये गिवन है। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और इसमें लिखा हुआ है कि इसके संगत कोण ही बराबर है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर, कोण A का संगत कोण D होगा, कोण B का E है और कोण C का F है। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। हम लोग को सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो अब इसमें पहले करेंगे हम लोग रचना में क्या करेंगे, AB बराबर इसमें हम लोग D पे काटते हैं और AC बराबर DF पे काटेंगे। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि AB बराबर है DP और AC बराबर है DQ। तो रचना में हम यहाँ पे लिख लेंगे DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिलाया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ, उपपत्ति। तो इसमें हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, इसमें AB बराबर है DP, AB बराबर DP, ये है रचना से, रीजन लिखेंगे हम लोग। उसी तरह कोण A बराबर कोण D, ये तो दिया हुआ है, तो कोण A बराबर कोण D ये गिवन है, तो लिख लेंगे हम लोग, दिया है। और AC बराबर है DQ, ये भी रचना से है, AC बराबर DQ रचना से, इसलिए दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। और हम इसमें नियम लग रहा है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DPQ के साइड एंगल साइड से। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण B का संगत कोण P बराबर हो जाएगा, कोण C का संगत कोण Q बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कोण B बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण Q, ठीक है। और यहाँ पर रीजन लिख लेंगे हम लोग CPCT। कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया कि कोण B बराबर E है और कोण C बराबर F है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग परंतु कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F। तो यहाँ कोण B P के बराबर है, कोण B E के बराबर, यानी कि कोण P बराबर तब कोण E हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E। और उसी तरह कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F। अब यहाँ पे कोण P बराबर कोण E सिद्ध हो गया, कोण Q बराबर कोण F सिद्ध हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और इसको हम कहते हैं, जब ये दोनों कोण बराबर हैं यानी कि संगत कोण है, जब संगत कोण बराबर होती हैं तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे परंतु ये कोण संगत कोण है, इसलिए PQ समांतर EF। अब इसमें थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं तब DP बटे D बराबर DQ बटे DF। तो DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। अब लिख लेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। परंतु इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रचना में हम माना है कि DP है AB के बराबर और DQ AC के बराबर। तो DP की जगह हम लिख सकते हैं AB और DQ की जगह लिख सकते हैं AC।
तो अगले स्टेप में लिख लेंगे तब ए बी बट्टे डी बराबर यहाँ हो जाएगा ए सी बट्टे डी एफ। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। यहाँ लिख लेंगे रीजन में, चूंकि डी पी बराबर है ए बी और डी क्यू बराबर है ए सी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार ए बी बट्टे डी बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, तो इसमें ए बी बटे डी बराबर है ए सी बटे डी एफ और इसमें ए बी बटे डी बराबर है बी सी बटे ई एफ, यानी कि तब तीनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अब यहाँ पे हम इसमें लिखा हुआ था कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के। कुछ सही में लिखा है कि नीचे दी हुई बंटन सारणी में एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है, विद्यार्थियों का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल किलोग्राम में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से है 70, फिर 70 से 75, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम लिख लेते हैं इसमें बारंबारता। बारंबारता है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। अब इसमें ये है बारंबारता जिसको सूचित करते हैं एफ से। तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो बारंबारता दिया रहता है, फिर हम निकालते हैं संचयी बारंबारता जिसको सूचित करते हैं हम लोग सी एफ से। तो ये बारंबारता हो गया, ये हो गया संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता में जो पहला संख्या दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। अब इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 30 के बराबर आना चाहिए, और इसमें जो योगफल होता है उसको स्मॉल एन से सूचित करते हैं। इसको जोड़ लेते हैं 3 2 5, 8 5 13, 6 19, 6 25, 3 28, 2 30, तो एन बराबर निकल गया 30। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसमें एन बटे 2, तो एन बटे 2 इसका मतलब 30 बटे 2, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो एन बराबर एन बटे 2 निकल गया 15। अभी जो 15 मान निकला है इसको हम लोग सी एफ में देखेंगे, और ऐसा मान लेंगे जो 15 से ज़्यादा हो सबसे पहले आता हो। तो 15 से ज़्यादा सबसे पहले 19 आ रहा है, तो ये हम लोग का होगा माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो इसमें हम लिख लेंगे माध्यिका वर्ग, ये है 55 से 60, 55 से 60 हो गया। अब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी ए बटे एफ गुणे एच, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो इसमें जो एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो एल बराबर हो जाएगा 55। इसके बाद एन तो पता ही है, सी एफ जो होता है जो माध्यिका वर्ग दिया हुआ है इसमें जो संचयी बारंबारता है उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो ये होगा सी एफ। और जो एफ होता है ये माध्यिका वर्ग का बारंबारता, ये एफ हो गया। एच होता है जो वर्ग अंतराल दिया है इसके बीच का अंतर, सबके बीच का 5 का अंतर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब हम लोग सी एफ बराबर 13, सी एफ बराबर 13 हो गया, एफ बराबर है 6 और एच बराबर है 5। अब यहाँ पे इसे मान रख दे रहे हैं हम लोग, एल बराबर लिखेंगे 55, फिर प्लस एन बटे 2 निकला है 15 माइनस सी एफ है 13 बटे एफ है 6 और गुणे एच है 5। तो 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे बचेगा 2 बटे 6 गुणे 5, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में,
तो 55 प्लस यहाँ हो जाएगा 5/3, भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 1.666 आता रहेगा। जब 6 को हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 56.67 किलोग्राम। क्वेश्चन एफ में लिखा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कुल कंचे। कुल कंचे हो जाएंगे 5 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 5 13, 4 17। सबसे पहले हमको बताना है कि सफ़ेद कंचा निकालने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का हम लोग सूत्र जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो मान लेते हैं कि सफ़ेद कंचा निकालने की घटना ए है, तो इसकी प्रायिकता तब हो जाएगी पी ए बराबर अनुकूल परिणाम, यानी कि सफ़ेद कंचे हैं इसमें 8 और कुल परिणाम यानी कि कुल कंचे हैं 7, तो 8/17 हो गया। उसी तरह फिर इसमें निकालना है, सफ़ेद निकल गया, लाल भी निकालना है, लाल कंचा। तो लाल कंचे इसमें 5 हैं और इसको मान लेते हैं ये घटना है बी, तो पी बी बराबर 5 हो जाएगा और कुल कंचे 7, तो 5/17। अब हमको बताना है हरा नहीं है, तो मान लेते हैं हरा कंचा निकालने की प्रायिकता है सी, पी सी मान लेते हैं, घटना सी है तो इसकी प्रायिकता पी सी हो जाएगी। तो हरा कंचा है 4 और कुल कंचे हैं 17, तो 4/17 हो गया। अब हरा नहीं है तो उसका लिए फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं सी बार लिख सकते हैं या सी डैश लिख देंगे। तो अगर मान लेते हैं कोई घटना होने की प्रायिकता पी है, तो उसकी घटना नहीं होने की प्रायिकता हो जाती है पी ई बार या पी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ई। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता लिख सकते हैं पी सी बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4/17। तो 17 कम 17, 17 में 4 घटाएंगे 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/17। क्वेश्चन 3 में लिखा कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n बराबर है 3 + 2n से दिया है। तो इसमें nवां पद लिखा हुआ है n बराबर 3 + 2n। तो पहले हम इसमें AP निकालेंगे। तो AP निकालने के लिए सबसे पहले n का मान इसमें रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। तो पहले हम निकालते हैं A1, तो 3 + 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3 और 2 जोड़ेंगे 5। फिर हम निकालेंगे A2, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो 3 + 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। फिर उसी तरह निकाल लेते हैं हम लोग A3, तो 3 + 2 × 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग AP समांतर श्रेणी। तो पहले है 5, फिर 7 है, फिर 9 है, यहाँ लगाते हैं हम लोग डॉट डॉट। तो प्रथम पद A बराबर होगा 5। D निकालेंगे सार्वंतर, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2। अब यहाँ हमको निकालना है इसमें प्रथम 24 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें 24 पदों का निकालना है, यानी कि n बराबर 24 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे S24 बराबर n का लिखेंगे 24, 24/2 गुणे, फिर है 2a, तो 2 गुणे a बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, फिर प्लस n - 1, n बराबर 24 है, तो 24 - 1 गुणे, और d है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, तो 12 गुणे 5 दूनी 10 प्लस 24 में से घटाएंगे बचेगा 23 गुणे 2, तो 12 गुणे 10 प्लस 23 दूनी होगा 46, 10 और 46 को जोड़ेंगे होगा 56, तो 12 गुणे 56, इससे गुणा कर देंगे हम लोग, तो 12 छके 72, हासिल बचा 7, 12 × 5 = 60 और 7 जोड़ेंगे 67, तो इसका आंसर होगा 672। तीसरे का अथवा क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को लौटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब 2 अंकों की संख्या हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 48 है, तो इसमें 4 दहाई होता है, 8 इकाई होता है। तो उसी तरह इसमें हम मान लेंगे, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक
y है। तो अगर इसमें 4 दहाई है 8 इकाई है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 8। दहाई में 4 जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ देते हैं। तो उसी तरह दहाई अंक x है, तो इसमें 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ देंगे, तो संख्या होगी 10 गुणे x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो पहले हम निकाल लेते हैं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो ये 48 है। अगर इसे अंकों को पलटेंगे तो जो दहाई अंक होगा वो इकाई के साथ चला जाएगा, इकाई दहाई का अंक आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 84। तब ये जो इकाई था वो दहाई का चला गया और इकाई जो दहाई वाला था वो इकाई की जगह चला गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 10 गुणे 8 प्लस 4। तो जब अंकों को पलटेंगे तो इसमें इकाई अंक हम लोग का y है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे y और दहाई को जोड़ देंगे x को, तो ये होगा 10y प्लस x। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो ये संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या दोनों के जोड़ने तो 66 आ रहा है। तो 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर 66। 10x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, y और 10y को जोड़ेंगे 11y बराबर 66। इन दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 ले लेंगे दाएं साइड, बट्टे में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, 11 66 कटेगा 6 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो इसमें कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है, तो दहाई अंक बड़ी हो सकता है या इकाई अंक बड़ा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको लिख लेंगे समीकरण 2। दोनों अंकों का अंतर हो गया 2 के बराबर। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे और x y का मान निकालेंगे दोनों को हल करके। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। उसको जोड़ेंगे, y से y कैंसिल हो गया, x और x होगा 2x, 6 और 2 हो गया 8। 2 को लेते हैं दाएं साइड, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो x का मान निकल गया 4। अब x का मान रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और x बराबर निकला है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 घटाएंगे बचेगा 2। तो संख्या हम लोग को निकालना है। संख्या हम लोगों ने माना था ये 10x प्लस वाई के बराबर है, तो आप लिखेंगे 10x प्लस वाई, तो बराबर में 10 गुणे x का मान निकला है 4 और y 2 है, तो 10 चौके 40 और 2 जोड़ देंगे 42। तो इसमें अगर हम x माइनस वाई बराबर 2 लिख रहे हैं, अगर इसको लिखते y माइनस एक्स बराबर 2, तो हमारा आंसर तब आ जाता 42 की जगह आ जाता 24। तो इसमें दो आंसर हो सकता है, या तो 42 होगा या 24 होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसके पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये भी पेड़ है और ये आंधी आने के कारण इस बिंदु सी से टूटता है, और टूटता है तो ये वाला भाग नीचे जमीन को छूने लगता है, और जब ये वाला भाग जमीन से छूता है तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसमें लिखा हुआ है पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि पेड़ का जो आधार है और पेड़ का जो शिखर जहाँ जमीन को छू रहा है इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इसका नाम देते हैं हम लोग डी। तो हमको बताना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ जो होगा ये BC और CD जब दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें अगर हम ये CB निकालेंगे,
तो इस ये बन रहा है हम लोग का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये लंब होगा, कोण के सामने भुजा लंब होती है, आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार आता है tan में, तो पहले हम tan 30 लेंगे तो BC निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमको निकालना है DC, ये भी पेड़ का भाग है। तो ये हम लोग का आधार है, ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण आता है cos में, तो फिर हम cos 30 डिग्री लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे BD, BC बटे BD। tan 30 का मान होता है 1/√3। BC हम लोग को निकालना है और BD है 8। 8 हो जाएंगे बाएं साइड, 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8/√3 बराबर BC। तो BC बराबर निकल गया 8/√3 मीटर। फिर से हम लोग को निकालना है CD। तो अब यहाँ ये हम लोग का कर्ण है, ये आधार है, तो ये आता है cos में, तो cos 30 डिग्री बराबर BD बटे CD। पुनः cos 30 डिग्री बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग BD बटे CD। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर BD है 8 और ये CD, तो 8/CD। अब यहाँ पे हम लोग CD को लाते हैं यहाँ √3 की जगह, ठीक है, और इन दोनों को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे। तो CD बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/√3 मीटर। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो ये होगा BC और CD, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो BC प्लस CD, BC निकला है 8/√3 और CD निकला है 16/√3। दोनों कैल्सियम हो जाएगा √3, 16 और 8 जोड़ेंगे 24। अब यहाँ हर अपरिमेय संख्या तो इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे। तो 24 में √3 से गुणा करेंगे 24 √3, √3 और √3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 324 कटेगा 8 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया एक भवन बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर और उसके सामने एक टावर है, जिसका हमको निकालना है ऊंचाई। तो इससे मिला लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग A, B, C और D। अब मैं लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर हो गया, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि D से A का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो हम इसको मिला लेंगे, यहाँ बनेगा 60 डिग्री। और इसके पाद का यानी कि भवन के शिखर से टावर का जो आधार है इसका अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ पे बन रहा है 45, तो ये भी होगा 45 डिग्री। तो हमको निकालना है इस टावर की ऊंचाई, तो इसका नाम देते हैं हम लोग E। अगर ये CD 7 मीटर है तो B भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया। अब इसमें A को मान लेते हैं हम लोग H और BC को मान लेते हैं ये X के बराबर है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे त्रिभुज DCB में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज DCB में। यहाँ पे बन रहा है tan 45, तो लंब बटे आधार होगा, तो CD बटे BC, tan 45 डिग्री बराबर CD बटे BC। tan 45 का मान होता है 1 और CD 7 है और BC x है, x हो जाएंगे बाएं साइड, 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 7 मीटर, x का मान निकल गया। पुनः अब हल करेंगे त्रिभुज AED में, पुनः समकोण त्रिभुज AED में। अब यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, तो इसमें ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो अगर BC x है तो DE भी x होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे AE बटे DE।
tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर ए ही है, एच के बराबर ये, और ये जो डी है एक्स के बराबर है, तो एच बटे एक्स। अब इसमें एक्स को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो गुणा करेंगे तो √3 एक्स बराबर हो गया एच, और एक्स बराबर निकला है 7, यहाँ पे 7 मान रखेंगे तो हो जाएगा 7 √3 बराबर एच, तो एच बराबर निकल गया 7 √3 मीटर। अब हमको निकालना है इसमें टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई ये है h+7, h+7 है, तो h निकला है 7 √3 और ये 7 है, दोनों में से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट हो जाएगा √3 + 1 मीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 7 सेंटीमीटर का घनाकार ब्लॉक है, यानी कि इस तरह का क्यूब दिया हुआ है जिसके सभी किनारे बराबर होते हैं, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। इस तरह इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं जिस भाग को हम टच कर सके। तो जब अर्धगोला इस तरह उल्टा रखा होगा तो ये जो घन है इसके इस पूरे भाग को भी छू सकते हैं, लेकिन ये भाग जहाँ ये रखा हुआ है, ये नीचे वाला भाग, इसको तो हम टच नहीं कर पाएंगे, इस वाले भाग को टच नहीं कर पाएंगे, केवल इस वाले भाग को टच करेंगे, हम लोग छू सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसमें इस वाले भाग को हम लोग टच करें, यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जोड़ेंगे, और नीचे वाला तो ये तो ढक गया, ये तो टच नहीं हो सकता, तो इसको माइनस करेंगे, यानी कि πr²। तो पूछा इसमें अधिकतम व्यास का हो सकता है, तो अधिकतम व्यास इसमें जितना घन के कोर की लंबाई उतना ही होगा, यानी कि 7 सेमी। तो घन की भुजा मान लेते हैं ये स्मॉल है, ये दिया हुआ 7 सेमी। अर्धगोला का व्यास ये भी होगा 7 सेमी के बराबर। इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग, तो त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और ये नीचे वाला ये तो माइनस हो जाएगा, इसको तो हम टच नहीं कर पाएंगे, तो ये वृत्ताकार है, तो इसका हो जाएगा πr²। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², और माइनस का πr², तो हो जाएगा 6a²। 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे तो πr²। अब हम मान रखते हैं, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो 6 गुणे a है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है 3/2 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर होगा 49, फिर प्लस 22/7, 7/2 का स्क्वायर इसको ले सकते हैं 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 6 से 49 से गुणा करेंगे, यह आएगा 294, फिर प्लस 11×7 77/2, तो बराबर हो जाएगा 294, फिर प्लस 2 से 77 में भाग देंगे, यह आएगा 38.5, और इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आएगा 332.5, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 का अथवा है 20 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु तथा दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम फिगर मान लेते हैं, ये हम लोग का होगा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र O है, मान लेते हैं ये हम लोग का जीवा हो गया, ये B। हमको बताना है इस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
और ये पूरे जो बचा है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पहले इसमें थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, त्रिज्या आर बराबर है 20 सेमी। तो पहले हम निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान है 60, तो 60/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 फिर आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर और गुणे थीटा है 60, तो साइन 60 डिग्री। अब या तो हम इस क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से 60 से 360 कटेगा 6 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कटेगा 11 बार में। तो यहाँ हो गया 11/3 × 21 गुणे 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 1/2, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और गुणे साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। 11 में 400 गुणा करेंगे 400 में, तो हो जाएगा 4400/21 माइनस 2 से 400 कटेगा 200 बार में और 2 से 200 कटेगा 100 बार में, तो यहाँ बच गया 100 और गुणे √3 का मान हम लिख सकते हैं 1.732। अब 21 से 400 में भाग देंगे तो यह आएगा लगभग 209.52 और माइनस इसको गुणा करेंगे होगा 17.32। तो घटाएंगे तो यह आ जाएगा 192.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस भाग का निकालने के लिए इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखें हम लोग 22/7, त्रिज्या है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 20 का स्क्वायर होगा 400, 22 में 400 से गुणा कर देंगे तो 8800/7 और भाग देंगे तो आएगा लगभग 1257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यह है 1257.14 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो 192.2 घटाएंगे यह आएगा 1064.94 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर है।